गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं में विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 1 वर्ग एवं घन। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वर्ग संख्याएं। ये जो मैंने लिखा है 1 गुणा 1 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, उसी प्रकार 10 का वर्ग 100। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब हम वर्ग संख्या से रिलेट करेंगे कि इकाई का अंक है या नहीं, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। लेकिन यदि उसमें संख्या नहीं है, ठीक है, जो संख्या नहीं दिया, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था 1 लिखा हुआ था, 4 लिखा था और 9, 16, 25, ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा हुआ था। तो यहाँ पर जो संख्याएं थी, इसमें इकाई के अंक को आपको देखना था, उससे पता चल जाता कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। इसके अलावा जो संख्या आपको दिखेंगी, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या नहीं है, 2 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर और क्या नहीं है, 3 नहीं है और 5 नहीं है, 7 नहीं है। यदि इकाई के अंक में ये सारी संख्याएं आपको दिखेंगी तो आप बता पाओगे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। इकाई के अंक में यदि ये सारी वर्ग संख्याएं आ रही हैं तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि इकाई के अंक में ये सारी संख्याएं आ रही है जो आपके वर्ग संख्या की इकाई में नहीं है, वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद यदि कोई ऐसा नंबर भी होता है कि इकाई के अंक में तो आ जाएगा लेकिन फिर भी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो पाती है, जैसे कि यहाँ पर 144 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 164 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि दोनों की इकाई में तो 4 आ रहा है, तो यहाँ पर ये तो वर्ग संख्या है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में हमें ये करना है, हमको एक विधि अपनानी है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अगले में हम पढ़ने वाले हैं कि अभाज्य गुणन विधि द्वारा आप कैसे बता पाओगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है। अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले यहाँ पर शब्द आ रहा है अभाज्य। अभाज्य यानी क्या होता है, जो स्वयं से विभाजित होता है, ठीक है, और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, सिर्फ वो अपनी ही संख्या से विभाजित होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर 2 जो है वो 2 से ही विभाजित होगा, ठीक है। 3 जो है वो 3 से विभाजित होता है। 5 जो है वो 5 से विभाजित होता है। 7 जो है वो 7 से विभाजित होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो स्वयं से ही विभाजित होती है और किसी संख्या से नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगी 21 किससे विभाजित हो सकता है, 3 से विभाजित हो सकता है, 7 से विभाजित हो सकता है। यदि मैं लिखूं 24 किससे विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 6 से विभाजित हो जाएगा, 12 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो संख्याएं होती हैं जो केवल स्वयं से विभाजित होनी चाहिए, वही क्या संख्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इनका गुणनखंड, यानी कि आपका गुणनखंड से समझ में आता है कि गुणा का खंडन करना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर वर्ग संख्या में आपको लिख के दिखाया था 2 गुणा 2 यानी कि कितना रखा आंसर 4। तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया था, गुणा का निशान, तभी तो मैंने बोला ना कि एक गुणनखंड है, गुणनफल है, ठीक है। 4 तो मैंने गुणनफल बताया था, ठीक है, कि किसी संख्या को उसी संख्या से यदि गुणा कर दे तो प्राप्त गुणनफल, ठीक है। ये फल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, फल है, आंसर है ना। तो इसलिए हम गुणनफल, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पर गुणा किया है, ठीक है। उसी तरह आपने सुना होगा भागफल, क्या गुणा करते हैं तो उसको भागफल बोलते हैं, नहीं, जब हम इसको भाग करते हैं, है ना, तब हम इसको क्या कहते हैं, भागफल, ठीक। तो जब हम गुणनफल बोल रहे हैं यानी कि हमने वहां पर गुणा किया है, जब हम भागफल बोल रहे हैं यानी कि वहां पर हमने भाग किया है,
ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं गुणनखंड, तो गुणन का हमको खंडन करना है। जैसे कि यहाँ पर संख्या यदि मेरा 8 है तो उसका गुणनखंड मैं कैसे करूंगी? 8 जो किसके पाड़े में जाएगा? 2 के पाड़े में जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इस तरह से जो 8 संख्या थी उसका मैंने गुणा के रूप में खंडन कर दिया, यानी कि छोटे छोटे भागों में उसको बांट दिया है। ठीक है, इस 8 को मैंने छोटे छोटे भागों में बांट दिया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर क्या किया कि गुणा के रूप में इन संख्याओं का खंडन कर दिया, इसलिए हमने क्या कहा यहाँ पर गुणनखंड। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या क्यों लिया है? क्योंकि हम यहाँ पर अभाज्य संख्या के द्वारा ही गुणा के रूप में खंडन करेंगे किसी भी संख्या को। ठीक है, इसलिए इस विधि को हम क्या कह रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य संख्या का उपयोग करना है और अभाज्य संख्याओं के द्वारा ही हम किसी भी संख्या को गुणा के रूप में खंडन करेंगे, इसलिए इस विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि कहा जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप किस प्रकार पहचान पाओगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं 256। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? 256। कोई भी संख्या मैंने दिया, यहाँ पर देखो इकाई में 6 आ रहा है, यानी कि आप पहचान पाओगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन फिर भी हमारे में यदि डाउट है तो हम उनको किस तरह से हल कर पाएंगे? इस तरह से हमको निशान लगाना होता है, यानी कि एक प्लस के निशान लगाना होता है, एक बड़ा सा हमको प्लस बनाना होता है। ठीक है, इस तरह से। अब इन संख्याओं को मैंने कहा था कि अभाज्य संख्या का ही उपयोग करना है। अभाज्य संख्या मैंने यहाँ पर लिखा था 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से मैंने संख्याएं लिखी हुई थी। ठीक है, तो हमें संख्याओं को ध्यान से देखकर उपयोग करना है। हमें शुरुआत में छोटी सी छोटी संख्या को ही लेकर हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, क्या पढ़ा आपने? सम संख्या और विषम संख्या पिछली कक्षा में पढ़ा है कि यदि कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वो सम संख्या होती है, और यदि 2 से विभाजित नहीं होगा तो वो विषम संख्या होगी। तो यहाँ पर आप देख के बता पाओगे ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरुआत में 2 से ही करेंगे। यदि मेरे पास संख्या आएगा 21 तो क्या ये 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तब इस कंडीशन में मैं 2 से विभाजित नहीं करूंगी, मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 3 से विभाजित करना होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, यदि मैं लिख रही हूँ 84 तो 84 जो है वो 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर छोटी संख्या क्या लूंगी? 2 से विभाजित करूंगी, 3 से नहीं करूंगी। ठीक है, यदि कोई संख्या जो है वो 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी, यानी कि 15, 3 के पाड़े में भी आएगा और 5 के पाड़े में भी आएगा। तो हमको यहाँ पर 5 शुरुआत में नहीं करना है, हमको हमेशा छोटी संख्या से ही पहले विभाजित करना है, उसके बाद बड़ी संख्या से विभाजित करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है कि आपको अभाज्य संख्या का उपयोग करना है और सबसे छोटी संख्या का ही उपयोग करना है। तो ये जो संख्या है वो हमारी सम संख्या है, तो हम यहाँ पर सम संख्या से ही विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर हम देंगे 2 से। ठीक है, आप जैसे नॉर्मली भाग देते हो सेम हमको वैसे ही करना है। 256 हम यदि ले रहे हैं 2 से भाग करें, 2 एकम 2, ये कैंसल हो गया, 5 उतारेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है कैंसल हो गया, तो 5 में से 4 घटाएंगे, 1 बचेगा और ये 6 हुआ, 2 अट्ठे 16। तो देखिए मैंने कहा था ना 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, पूरी विभाजित हो गई, कोई भी शेष पर नहीं बचा, इसलिए पूर्णतः विभाजित कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 1, 2, 8। ठीक है, तो ये तो छोटी संख्या था तो आप एक बार विभाजित कर डालें। ठीक है, अब बार बार यदि आपकी संख्या रहेगी तो आप क्या बार बार उसको विभाजित करेंगे? नहीं करेंगे, ये आपको ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि आपको बार बार भाग करना होगा। शुरुआत में आप कर सकते हैं सीखने के लिए, लेकिन आपको इस तरह से ही अभाज्य गुणनखंड निकालना है। वो देखिए कैसे। सबसे पहले आपको एक एक अंक लेकर चलना है। यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्या।
पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 5 है, तीसरी संख्या 6 है। ठीक है, सबसे पहले आपको शुरुआत लेना है। ठीक, यहाँ पर 2 जो है इंडिविजुअल अंक लेना है। ठीक है, एक एक सिंगल सिंगल अंक लेकर बनाना है, डबल नहीं लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे 2 क्या 2 से विभाजित हो जाएगा कितने बार में? 2 एकम 2। ठीक है, 2 जो है वो एक बार में विभाजित हो गया, यहाँ पर देख पा रहे हो 2 जो है वो 2 एकम 2 हो गया, और ये जो 2 है वो पूरा कैंसिल हो गया। 2 बचा क्या हमारे पास? नहीं बचा। सॉरी, तो यहाँ पर जो है वो हमारा 2 जो है वो पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारा देखेंगे 5। 2 हमारा कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 5। 5 भी हमारा सिंगल अंक ही लेंगे। क्या 2 के पहाड़े में 5 आएगा? नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? 5 से छोटी संख्या लेते हैं। देख रहे हो आप, 2 दूनी 4 मैंने लिया हुआ है, दिया ना। तो यहाँ पर हमको लिखना है भागफल, ना कि शेषफल। ठीक है, ये देखिए, ये जो लिखा था ये हमारा भागफल था, तो यही मैंने लिखा ना। तो यहाँ पर हमको भागफल लेना है, शेषफल जो बच रहा है उसे नहीं लिखना है। शेषफल को आपको याद रखना है कि कितना शेषफल बचा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर मैंने लिया 4, तो कितने बच गए? 1। ठीक है, यहाँ पर 1 यहाँ पर बच जाता है ना शेषफल, तो ये 1 बच गया। तो 1 जो है वो इस 6 के साथ चले जाता है ना। 1 जो था फिर वो किसके साथ चले गया? 6। तो 6 और 1 7 ऐसे नहीं होता है, कैसे हो जाता है? ये 16 हो जाता है ना। भाग में देख रहे हो ना, क्या हो जाता है? 16 हो जाता है। तो ये 2 8 16 इस तरह से लेना है। ठीक है, चलिए एक बार और हम देख लेते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्या हुआ? 2 एकम 2 पूरा कैंसिल हो गया। 2 दूनी 4। ठीक है, भागफल लिखना था 2, तो मैंने 2 दूनी 4 में 2 भागफल लिख लिया। 4 मैंने लिया था, 5 था, 4 मैंने लिया, तो 1 हमारा बच गया। तो 1 हमारा जाएगा इस 6 के साथ, तो वो 7 नहीं होगा, 16 हो जाएगा। तो 2 8 16। ठीक है, फिर से देखिए, ये जो हमारा संख्या है वो क्या है? सम संख्या। इकाई का अंक देखकर आप पहचान कर पाओगे कि वो सम है या विषम है। ये आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है। अब यहाँ पर देखो कि 2 जो है वो 1 से विभाजित नहीं होगा। सॉरी, जो 1 जो है वो 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये तो सम संख्या है, विभाजित तो होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि शुरुआत में, ठीक है, 2 संख्या लेंगे। ठीक, शुरुआत में संख्या आप 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन पीछे की संख्या में सिंगल ही लेना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 छक्के 12 मैंने भागफल लिया। 2 छक्के 12, 12 पूरा हमारा कैंसिल हो गया, कोई भी शेषफल नहीं बचा है। तो हमारा क्या बचा? सिर्फ 8। तो 2 चौक 8। इस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड में भाग भी देकर लिखना है, भागफल ही लिखना है। ठीक है, फिर ये भी हमारा 4 जो है वो सम संख्या है, तो सम से ही जाएगा। 2 तिया 6 पूरा कैंसिल हो गया। 2 दूनी 4। फिर ये भी सम संख्या है। 2 एकम 2, देखो यहाँ पर मैंने 3 लिया। ठीक है, 3 है हमारे पास, लेकिन 3 जो है वो 2 के पहाड़े में नहीं आता है। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 एक बार में लिया मैंने। ठीक है, लेकिन 1 बच गया ना हमारा, तो 1 यहाँ पर चले जाएगा, किसके साथ? 2 के साथ। तो 2 और 1 3 नहीं लेना है, वो क्या बन गया है? 12 बन गया है। ठीक है, ये जो रहता है 1 बचता है, तो 6 मैंने यहाँ पर उतारा था, है ना। वैसे 1 यदि बच गया तो 2 मुझे उतारना पड़ेगा भाग देते समय, तो वो क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। तो 2 छक्के 12 इस तरह से। फिर आगे बढ़ेंगे। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इस तरह से पूरा भाज्य हमारा जो विधि है गुणनखंड विधि, उसको लिखना है। अब यहाँ तक ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, ये आपका आधा प्रोसेस है। आधा प्रोसेस आपको इस तरह से लिखना है। इसके नीचे आप लिखोगे बराबर करके, ये जो हमने अभाज्य संख्या दिया हुआ है, देख पा रहे हो आपने, पूरा अभाज्य संख्या हमारा 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है। तो ये जो हमारा था 256, ठीक है, ये जो 256 हमारी जो संख्या था उसको हमने अभाज्य संख्या के द्वारा गुणनखंड में तोड़ दिया है, यानी कि गुणा के रूप में तोड़ दिया। इतनी बड़ी संख्या थी 256, उसको मैंने 2 के पहाड़े से दिया और 8 बार में ये पूरा टूट गया, यानी कि छोटे छोटे भागों में ये बढ़ गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम पढ़ रहे थे कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पर जोड़ा। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा? जोड़ा। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, वर्ग संख्या में आपने देखा होगा कि वो पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तभी तो हम उसको वर्ग संख्या में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हमको सेम करना है, तभी वो हमारा क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग में हम क्या करते हैं? 2 लिखते हैं ना, जैसे 3 गुणा 3 या 4 गुणा 4। 2 ही बार करते हैं कि 3 बार करते हैं? इस तरह से मैंने लिखा था क्या? नहीं लिखा था। हमने क्या किया था? सिर्फ 2 का ही जोड़ा बनाया था, चाहे कोई भी संख्या हो। ठीक है, सिर्फ कितना जोड़ा बनाया था? 2 का। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है? 2 का ही जोड़ा बनाना है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर इकाई से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सामने से नहीं, कहाँ से? इकाई से। आप सामने से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम कर रहे हैं तो 1 2 3 4। देखो, यदि मैंने 2 का यहाँ पर जोड़ा बनाया तो यहाँ पर क्या हुआ? पूरा जोड़ा बन गया। कोई भी अंक ऐसा नहीं है जो बिना जोड़े के है, यानी कि बिना, यहाँ पर मैंने लाइन खींचना है। ठीक है, आपको भी इस तरह से लाइन खींच के बताना है कि इसका एक जोड़ा बना है, इसका दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, ये चौथा जोड़ा, और एक्स्ट्रा कोई 2 यहाँ पर नहीं बचा है। ठीक है, कोई भी सिंगल अंक यहाँ पर नहीं है, सब डबल है, जोड़े में है। तो तब आप बोल सकते हो कि 256 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कर सकते हो। इसमें पूरा आपको सही बनाना है। यदि आप एक जगह भी मिस्टेक करते हो तो आपका ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये आपको पूरा ध्यान से बनाना है। उसके बाद इस तरह से लिखना है, लिखोगे उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि जोड़े बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। जोड़े पूरे बन रहे हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या है। जोड़े में यदि कोई संख्या बच जा रही है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं।